गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की यूनिट 6 ऊष्मा और तापमापी। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए हीट यानी अर्थात ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा बेटा क्या होती है, यही है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। आपसे कोई पूछे ऊष्मा क्या है तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अब दो वस्तु मान ली मैंने, एक ए वस्तु है और ए बी, दूसरी बी वस्तु, ठीक है। समझ लो। अब यदि इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, समझ लो। पहले एक का दो वस्तु है आपके पास, एक 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दूसरा है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यदि ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण, यानी दोनों के बीच टेम्परेचर क्या है, अंतर है, ताप का अंतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, या तापांतर, ठीक है। तापांतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर हो, ठीक है, ठीक है। तो ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। समझ लो, यदि दो वस्तुओं के मध्य में ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु के मध्य में हो तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए अब एक बात ध्यान रखिए, हमेशा ऊर्जा का प्रवाह अर्थात ताप का प्रवाह एक हमेशा अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की वस्तु की ओर होता है। याद रखिए, हमेशा ऊर्जा का प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है, ठीक है। समझ में आया। यानी अधिक टेम्परेचर से अर्थात अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा वाली वस्तु की ओर होगा, इतना याद रखिए, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य में तापांतरण के कारण ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज मुझे कोई जल गर्म करना है, पानी को गर्म करना है, जल को गर्म करना है, ठीक है, पानी को गर्म करना है। आप देखते हो फेरने वाली मथनी होती, मथनी। अब मथनी के द्वारा फेरी जाए मथनी, और तो उसके द्वारा भी, यानी मथनी होती के द्वारा इस तरीके से फेरा जाए तब भी जल गर्म होगा, हो जाएगा। जल गर्म हुआ तो, लेकिन अब उसी जल को मैं गैस पे रख देता हूं। किस पे, गैस पे रख देता हूं, गैस आग पे, ठीक है। तो ये आग से गर्म हो रहा है, यहां भी गर्म हो रहा है, हुआ गर्म, और यहां भी ये गर्म हो रहा है, यानी कि मथनी के रगड़ने से जल गर्म हुआ। दोनों तरीके से जल गर्म हो रहा है ना। ऊष्मा तो दोनों तरफ से मिल रही है, लेकिन अब देखिए ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है। देखिए यहां क्या है, गैस है, गैस में से क्या, आग निकल रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर अधिक, यानी कि दोनों के बीच में जल और इसके मध्य में क्या, जो आग है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच टेम्परेचर का अंतर है या नहीं, बताइए। तो ऊर्जा का प्रवाह एक से दूसरी की ओर हो रहा है, ठीक है। यानी कि किधर से, गैस से कहां, जल की ओर हो रहा है ऊर्जा का प्रवाह, जिससे क्या हो गया, आपका जल गर्म हुआ। तो यहां जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका ऊष्मा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, ऊष्मा। यानी ऊर्जा का प्रवाह
तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी की ओर हो रहा है, ठीक है। जबकि यहां तो भैया मथनी है, मथनी से रगड़ दिया आपने, ठीक है, तो क्या हुआ, यहां तो कोई गर्म और ठंड का मतलब है ही नहीं। लेकिन आप एक व्यवस्थित रूप से एक कार्य किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कार्य, मथनी के द्वारा कार्य किया गया, भाई कार्य तो किया गया, तो कार्य के द्वारा क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई या ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो जिससे यह जल गर्म हुआ। तो यहां पे ऊष्मा तो थी, या हम कह सकते हैं यहां पे देखिए एक बात निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, ऊष्मा, कार्य क्या है, आपने कार्य किया था, कार्य किया था, ठीक है, कार्य किया था। और कार्य करने, आप जानते हो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, अर्थात ऊर्जा। तो बेटा आपने जो, ठीक है, अब ऊष्मा मैं हटा दूंगा यहां से, क्योंकि जे आपको क्या दिया था आपने, ऊर्जा, क्या थी बेटा, एक तो ऊर्जा, क्यों कार्य के द्वारा से आपने ऊर्जा दी और जे जल, वो जल गर्म हो गया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, ऊष्मा क्या हुआ, ताप के अंतर के कारण फ्लो होगी, ठीक है। जब ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ताप के अंतर के कारण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। जबकि ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर हो बिना तापांतर के, यानी किसी वस्तु ताप में अंतर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो यही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। क्या आपने कार्य किया, कार्य से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने से ही वस्तु, वो जल आपका गर्म हुआ, ठीक है, बस इतना समझ लो। तो एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता के क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती। अब देखिए तीनों में डिफरेंस देखिए, ऊष्मा हो गया एक हो गया कार्य, ठीक है, और एक हो गया ऊर्जा, तीन चीज हो गई यहां पे। ये तो आप समझ गए, ये तो आप समझ गए ना कि ऊर्जा का प्रवाह होना है, कब होना है, जब टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस हो। लेकिन कार्य क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या, सॉरी, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ठीक है। और जबकि अब ऊष्मा क्या है, अव्यवस्थित रूप है, क्या है, अव्यवस्थित रूप है। जबकि कार्य क्या है, व्यवस्थित कैसे, एक पूरी व्यवस्था के अनुसार आपने कार्य किया और ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है। जबकि ऊष्मा क्या है, कोई व्यवस्थित तो होता नहीं है, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स क्या इधर से उधर घूमते रहते, कोई एक क्रम नहीं होता, ठीक है। आप देख लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, घूमते रहेंगे, जब तक कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा वह कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इतना आपने समझ गए कि ऊष्मा क्या होती है, कार्य क्या होती है और ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। बताइए और कोई डाउट्स इसमें, चलिए अब देखिए, एक टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, देख लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, और उसका डेल्टा T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, कितना, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम उसको Q ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं, Q ऊष्मा प्रदान करते हैं। यानी किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु का डेल्टा T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए Q ऊष्मा दी जाती है। क्या दी जाती है, Q ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। तो दी गई ऊष्मा Q प्रोपोर्शनल होती है m इंटू डेल्टा T,
ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होती है? एक m मास और डेल्टा T किसके? टेम्परेचर के, ठीक है, डेल्टा T। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, C m डेल्टा T, इसको कैपिटल ले लो, ज़्यादा सही है, ठीक है, ठीक है। अब C बराबर बेटा क्या हो गया? Q बराबर m अपॉन m डेल्टा, सॉरी, C बराबर Q अपॉन m डेल्टा T, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब m मैंने मान लिया एक, ठीक है, और डेल्टा T बराबर मान लिया 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो C बराबर क्या होगा? किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु का, एकांक मान लिया, ठीक है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। याद रखिए, किसी वस्तु का, किसी भी एकांक द्रव्यमान की वस्तु, एकांक द्रव्यमान, एकांक बोल लीजिए, एकांक, ठीक है, केजी भी मत लिखिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वस्तु को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसकी यूनिट देखिए, Q की यूनिट क्या होती है? कैलोरी, ठीक है, पर m की द्रव्यमान की ग्राम और इसका डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब इसको यदि किलो कैलोरी में करना हो तो किलो कैलोरी अपॉन ग्राम की जगह कर दीजिए आप किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आपकी यूनिट हो गई, ठीक है, समझ में आ गया? बताइए, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने सिंपल से है, नेक्स्ट लिखते एक मिनट, C बराबर Q अपॉन m डेल्टा T, ये तो फॉर्मूला, ये तो बनी गया फॉर्मूला आपका, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला ठोस के लिए तो सही है ये, लेकिन द्रव के लिए क्या होता है? द्रव के लिए, वो सॉरी, गैस के लिए देखिए क्या होता है बेटा। गैस के लिए, जब बात गैस के लिए आए, ठीक है, गैस पे ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं बैठ पाता, ठीक है। देखिए, C बराबर Q अपॉन m डेल्टा T होता ही है, ठीक है, लेकिन गैस में क्या है? आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, कितना बढ़ाना है? टेम्परेचर कुछ बढ़ाना है, तो हो सकता है गैस के मॉलिक्यूल्स का दबा दो, क्या कर दो? कंप्रेस कर दो, और जब कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन आपको किसी प्रकार की ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या? ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो C बराबर Q कितना हो गया? 0 m डेल्टा T, ठीक है, टेम्परेचर तो बढ़ा, यानी दबाने पर गैस के लिए क्या? दबाने, कंप्रेस करने पे, यानी संपीड़ित करने पे, संपीड़ित, हिंदी में संपीड़ित बोल लो या दबाने पे लिख लो, दबाने पर, ठीक है। तो C बराबर कितनी हो गई बेटा? 0। कितनी हो गई? 0। तो आपने देखा दबाने पे गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। अब हो सकता है पहले तो आपने दबाया, अब क्या है? कंप्रेस, उसको फैला दे, क्या कहते हैं? फैला दे। अब फैला देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर का मान 0 कर दिए, तो C बराबर Q अपॉन m 0। तो बेटा क्या हो गया? C बराबर इन्फिनाइट हो गया। भाई किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? इन्फिनाइट हो गई। कितनी हो गई? इन्फिनाइट हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब तो गैस के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, ये तो आपने सिंपल सॉलिड के लिए देख लिया था, सॉलिड, लेकिन गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा उसके आयतन पर और दाब पर निर्भर करती है, दाब पर, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि
विशिष्ट ऊष्मा गैस के लिए किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो एक दाब पर निर्भर करेगी, एक आयतन पर निर्भर करेगी। तो इसकी डेफिनेशन दो तरीके से देखेंगे। एक हो गया स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, किस पे? बस कुछ नहीं करना, स्थिर आयतन पर है तो सी भी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सी भी लिख दीजिए। और वही क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, वही डेफिनेशन, बस केवल क्या बता देंगे, स्थिर आयतन पर किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार से बात स्थिर दाब की जाए तो Cp की जगह Cv हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cb की जगह Cp हो जाएगा। तो Cp वाला Q अपन एम डेल्टा टी, अर्थात एकांक स्थिर, पहले जोड़ेंगे हम स्थिर दाब पर किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उस वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए जाने के लिए दी गई ऊष्मा या आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? हम स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमेशा याद रखिए इन दोनों के मध्य में एक रिलेशन होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। तो Cp एक्चुअली आपके में डेरिवेशन नहीं है ना, मैं आपको कराता है ये सब चीजें। Cv प्लस आर, तो Cp यानी Cp का मान यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के मान से ज्यादा होता है। इतना याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको क्यू की बात, वीडियो इससे पहले मैंने अभी टॉपिक शुरू किया था ऊष्मा। ठीक है, तो मैंने 3 चीजें बताई थी। क्यू बताया था, डब्लू, ठीक है, ऊष्मा एक और डब्लू। ठीक है, तो ऊष्मा और डब्लू के मध्य में भी एक रिलेशन होता है। डब्लू अपॉन क्यू बराबर जे। तो जे बराबर जे बराबर डब्लू अपॉन क्यू, जे बराबर डब्लू, तो डब्लू बराबर क्या हो गया बेटा? जे क्यू। ठीक है, अब देखिए जे क्या है बेटा? यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, यांत्रिक तुल्यांक ऊष्मा का इसको बोल सकते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये भी हो सकते हैं, यानी कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक डब्ल्यू बराबर जे क्यू। ठीक है, अब देखिए जे की जे का वो वैल्यू देख लेंगे, अभी देखेंगे। जे की यूनिट देख लीजिए, डब्ल्यू का जूल और क्यू का हीट है कैलोरी। ठीक है, जूल पर कैलोरी। ठीक है, जूल पर कैलोरी। अब देखिए यानी कि हीट की मैंने जो यूनिट है आपकी वो कैलोरी है। ठीक है, वैसे जूल भी होती है लेकिन ब्रिटिश थर्मल के अनुसार इसको कैलोरी मापी जाती है, तो कैलोरी लेके चल रही है हमको। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य में यानी 1 कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, इसको 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर, और 1000 कैलोरी बराबर या 1 किलो कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, यानी कि यदि किसी वस्तु पर का एक ताप बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल कार्य करना पड़े तो वह 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है, याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब टॉपिक आता है ऊष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है, पहला देखिए संचालन।
इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन। अब देखिए ऊष्मा का संचालन केवल एक तो सॉलिड में होगा, किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ऊष्मा का संचालन आपसे पूछा जाए किस में होता है तो केवल ठोस में होता है। कैसे? देखिए आपने देखा ठोस के अणु पास पास में होते, पास पास में होते नहीं होते? ये देखिए पास में है या नहीं, बताइए। बिल्कुल पास पास में होते हैं। अब यदि मैं इसको गर्म करूं, किसको गर्म करूं? इसको गर्म करूं, इसको गर्म करूं, तो ऊष्मा इस अणु से दूसरे अणु में, दूसरे इसमें यानी लास्ट तक पहुंच जाती। किसमें पहुंच जाती? लास्ट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ में आया? यानी एक अणु पहले वाले में गर्म करता हूं और तो लास्ट में, जैसे हम दैनिक जीवन में देखें, आप लोहे की छड़ लीजिए, आप लोहे की छड़ ले लिया आपने, ये छड़ है आपकी, ठीक है। अब आपने देखा आग में डाली, इस छड़ को डालिए, तो देखिए पहले ये गर्म होगी, गर्म होते हुए टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये तो गर्म हो ही रहा है, पीछे भी गर्म होने लगेगा, होगा, और धीरे धीरे ये हिस्सा भी आपका गर्म हो जाएगा। अर्थात ऊष्मा का संचालन, यानी कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ठोसों में होता है संचालन, इसी विधि को क्या कहते हैं? संचालन कहते हैं। इसमें अणुओं का मूवमेंट नहीं होता, जबकि अणु क्या है? एक दूसरे के पास में होते हैं और एक अणु से दूसरे अणु में ही क्या पहुंचती रहती है? ऊष्मा पहुंचती रहती है, ट्रांसमिशन ऑफ द हीट होता रहता है, लेकिन अणु का मूवमेंट नहीं होता है, याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए दूसरी विधि, संवहन। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, अब कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा कि ये किसमें होती है? लिक्विड में, द्रव में। किसमें होगी? द्रव में होगी। अब भाई आप तो जानते हो द्रव में क्या, द्रव के अणु क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब ये द्रव के अणु है, थोड़े से दूर। ठीक है, अब सपोज यहां हीट हो रही है, क्या हो रही है? हीट जा रही है। ठीक है, हीट हो रही है, तो जो अणु गर्म होते जाएंगे, जो अणु का टेम्परेचर अधिक होता जाएगा, यानी अधिक ऊष्मा प्राप्त करते जाएंगे, टेम्परेचर अधिक होता जाएगा, वो उनका घनत्व कम हो जाएगा। अधिक टेम्परेचर, घनत्व कम, यानी कि जो अधिक गर्म हो जाएंगे उनका घनत्व कम हो जाएंगे और वो ऊपर उठने लगेंगे। क्या लगे? ऊपर उठने लगेंगे। ठीक है, जबकि जब जो ऊपर उठेंगे तो अधिक घनत्व वाले दूसरे अणु इनके पास आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? दूसरे अणु इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी इसमें क्या होता है? अणुओं का मूवमेंट होता है। ठीक है, अणुओं का स्थानांतरण होता है। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर अधिक हुआ तो उन जिन मॉलिक्यूल्स का, अणुओं का टेम्परेचर अधिक होगा, उनका क्या होगा? घनत्व कम हो जाएगा, वो अपना स्थान छोड़ देंगे और उनके स्थान पे अधिक टेम्परेचर वाले अणु आ जाते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? यही प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं या कन्वेक्शन कहते हैं, और इस प्रकार की धाराओं को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट कहते हैं या संवहन धारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, विकिरण। रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है बेटा? आपने देखा सन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वो कैसे प्राप्त हो रही है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। कैसे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। किसकी नहीं होती? जरूरत नहीं होती, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त, चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है,
अब देखिए, सन से जो लाइट प्राप्त होती है, सन से जो लाइट प्राप्त होती है हमको, वो शॉर्ट वेव के रूप में अर्थ को प्राप्त होती है। ये अर्थ है आपकी ये शॉर्ट वेव के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, लघु तरंगों के रूप में। लेकिन जो ये वापस होती है यहाँ से फिर दोबारा भी, वो क्या होती है, दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ यानी कि लॉन्ग वेव्स। अर्थात इस प्रक्रिया के अंतर्गत लॉन्ग और शॉर्ट वेव्स रहती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इस प्रकार से जब किसी सोर्स के द्वारा हमको जो ऊष्मा प्राप्त होती है उस वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, और इस प्रकार की तरंगों के लिए किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा अंतर देख लेते हैं, अंतर देख लें, यानी कि तीनों के मध्य में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सॉलिड में क्या था, आपके मॉलिक्यूल्स एक स्थान अपना स्थान नहीं छोड़ते थे, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में ऊष्मा ट्रांसफर हुई थी। जब कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, यानी संवहन में क्या हो रहा था कि ऊष्मा मॉलिक्यूल्स अपना स्थान छोड़ देते हैं और अपने साथ क्या हो रहा है, ठीक है, अपना स्थान छोड़ देते थे और ऊष्मा ट्रांसफर होती थी। जबकि रेडिएशन में क्या होता है, इसमें जो ऊष्मा होती है ये निर्वात में भी प्राप्त होती है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, और ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसी? स्ट्रेट लाइन में होती है, और ये एक प्रकाश के वेग से गति करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किससे गति करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में, और उन दोनों में तो कोई स्ट्रेट लाइन है नहीं, ऐसी बताइए, स्ट्रेट लाइन है यानी सरल रेखा में गति। रेडिएशन जो होता है सरल रेखा में होता है, जबकि उन दोनों में स्ट्रेट लाइन में गति नहीं करते, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, 2 मिनट का ब्रेक लूँगा मैं। अब नया टॉपिक से टेम्परेचर अर्थात ताप, ठीक है, देख लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है ना, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को दर्शाता है, ऊष्मीय अवस्था, अर्थात उसके अंदर कितनी ऊष्मा है, ठीक है। ऊष्मीय अवस्था का मतलब हो गया कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अर्थात ठंडी है, अथवा ठंडी है, ठीक है। यानी टेम्परेचर किसी वस्तु का यह दर्शाता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है अथवा कितनी गर्म है, अर्थात कह सकते हैं कि यह किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को दर्शाता है, और इसके बाद बता सकते हो कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। अब टेम्परेचर में आप जानते हो कि ऊष्मा का स्थानांतर कहाँ से, अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर कई प्रकार के होते हैं पैमाने नापने के लिए। स्केल है, टेम्परेचर मेजर करने के स्केल कौन कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। पहला देखते हैं हम डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस लिख लेना हिंदी में, डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस को आप जानते हो, यानी मिनिमम 0 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। कितना? 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। और आप जानते हो 0 से 100 तक नापा जाता है तो उसको 100 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। किसमें? 100 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसकी जो खोज की थी, जो इन्होंने नाम दिया एडल्स सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट में हम 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेजर किया जाता है, ठीक है। इसकी जो नाम दिया था ग्रेमलिन ऐप, नाम थोड़ा देख लेना, मुझे थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ग्रेमलिन शायद ऐप करके है,
ठीक है, देख लेना बुक्स में, ठीक है, क्या है एक बार, 32 से 212, ठीक है। तीसरा र्यूमर मॉडर्न है, डिग्री आर बोल लो, र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना और जे फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर, इसमें 0 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक, और उसको जो 0 से 80 डिग्री तक है, तो पैमाने को जो है 1 से लेकर यानी 80 तक डिवाइड कर लिया लाइन, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी र्यूमर मॉडर्न ने ही की थी, र्यूमर, ये नाम जो दिया र्यूमर मॉडर्न ने ही दिया, ठीक है। केल्विन, केल्विन में 273 डिग्री से लेकर 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक का मापा जाता है, ठीक है। और इसका नाम केल्विन मॉडर्न ने ही दिया था, केल्विन मॉडर्न ने ही इसका नाम दिया, ठीक है। अब इसमें भी जो स्केल है इनका मापने का, उसको 100 भागों में डिवाइड कर लिया गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि थोड़ा याद रख लो, ठीक है। लेकिन आपको जो मतलब होना चाहिए वो एक फॉर्मूला है, वो याद रख लीजिए, F-32 अपॉन R, एक पर मैं R बटाओ C/5 बराबर R/4 और F32, ये फॉर्मूला है आपका, F-32/9 = C/5 = R/4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F-32/180 बराबर C/100 बराबर R/80। ये तीनों पैमाने के मध्य में एक रिलेशन है। और चौथा मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, क्या करना है उसमें। पहले 3 के मध्य में एक रिलेशन देख लीजिए जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये हम इसमें भी चौथा जोड़ना चाहें तो इसको ऐसा कर लीजिए, R/180 है, इसको K माइनस 273/100 कर लीजिए, ठीक है। 14 1 2 3 बराबर करके K माइनस 273/100, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो बस इतना रख लिए, 0 केल्विन अथवा और -273 डिग्री सेल्सियस को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना गया है, ठीक है। यानी आपसे वैल्यू पूछी जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो 0 केल्विन अथवा -273 डिग्री सेल्सियस को ही क्या कहा गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना गया, ठीक है। अब देखिए थर्मल प्रेशर, तापीय या ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। अब देखिए, इसको थर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए, चाहे सॉलिड हो अर्थात ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, जब उसको गर्म करते हैं तो देखिए, जब गर्म करोगे तो सीधी सी बात है, यदि इसको हीट कर रहे हैं हम, ठीक है, हीट कर रहे हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ठीक है, तो इनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनकी दूरी बढ़ गई तो अर्थात इनके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है। वो होगा नहीं होगा परिवर्तन, तो आकार में परिवर्तन होगा तो लंबाई में भी होगा, चौड़ाई में भी होगा, ऊंचाई में भी होगा, अर्थात कह सकते हैं लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में ये परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसी प्रसार को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार। अर्थात जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो किसी वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल अथवा आयतन में होने वाले प्रसार को क्या कहते हैं?
तापीय प्रसार कहते हैं या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। देखिए ठोस में तो लंबाई में भी चेंजिंग आएगी, प्रसार होगा, क्षेत्रफल में भी होगा और आयतन में भी होगा। जबकि द्रव में और गैस में केवल आयतन में होगा। याद रखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं, ध्यान रखने हैं संग की संग, ठीक है। तो किस में होगा? द्रव में और गैस में क्या होगा? केवल आयतन होगा। जबकि इसमें क्या होगा? लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में, ठीक है, तीनों में। अब देखिए, लेकिन कोई एजम्पशन केसेस भी है, अपवाद जिसको बोलते हैं हम। अपवाद का मतलब हो गया, देखिए जरूरी नहीं है सभी वस्तु में आकार में वृद्धि, हो सकता है उसमें कॉन्टेक्स्ट अतः सिकुड़न भी हो। जैसे आप देखेंगे रबड़ है, रबड़ को हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सिकुड़ती है, सिकुड़ेगी ना, ठीक है। जब ऐसे ही क्या होता है, जल का ताप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं। याद रखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते तो उसका आयतन घटता है। और जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिए, तो आयतन घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के आगे बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, ठीक है। याद रखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आयतन बढ़ेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? चलिए अब बात रेखीय प्रसार गुणांक, यानी प्रसार तो हो रहा है, तो देख लेते कौन कौन से प्रसार होते हैं ठोस की। क्योंकि अब ठोस में ही होगा, द्रव में तो होगा, द्रव में तो केवल आयतन होगा। अब ठोस की बात करते हैं, तो ठोस में कौन कौन से रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट। सिंपल है, माना कोई ठोस है, क्या है, कोई ठोस है या कोई छड़ है, क्या है, कोई छड़ है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है। क्या है बेटा? लंबाई L है। अब उसमें डेल्टा T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाता है। उसका ताप क्या? डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई बढ़ के क्या हो जाती है? L प्लस डेल्टा L हो जाती है, ठीक है। लंबाई बढ़ के कितनी हो जाती है? L प्लस डेल्टा L हो जाती है। इतना लिख लीजिए, माना कोई छड़ जिसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई L है, उसका डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाती है, ठीक है। अब उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L जो कि निर्भर करती है उसकी प्रारंभिक लंबाई और टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इतना आगे समझ में, यानी कि उसमें होने वाली लंबाई में वृद्धि डेल्टा L, लंबाई वृद्धि क्या है, कितनी हो गई बेटा? देखो प्रारंभिक L है और बाद में कितनी हो जाती है? L प्लस डेल्टा L, तो वृद्धि कितनी हो रही है? डेल्टा L। तो लंबाई में होने वाली वृद्धि डेल्टा L जो क्या है, किस पे निर्भर करती है? उसकी प्रारंभिक लंबाई पे और टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि। तो ठीक है बेटा, डेल्टा L, ठीक है जी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, एक कांस्टेंट लगा दो अल्फा। क्या लगा दिया? अल्फा कांस्टेंट लगा दिया, L डेल्टा T, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T, ठीक है, डिग्री। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, ठीक है, किसके बराबर? उसमें होने वाली लंबाई में वृद्धि के बराबर होता है। जबकि उसकी लंबाई, एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक उसमें होने वाली वृद्धि के बराबर होता है। या सिंपल से देख लो, किसी एकांक लंबाई L क्या मान लो? 1 मान लिया, ठीक है, और डेल्टा T मैंने मान लिया 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1। तो एकांक लंबाई के छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें होने वाली लंबाई में वृद्धि उसके रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होती है। या कह सकते हैं किसी भी वस्तु, किसी भी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक किसी उस छड़ के एकांक लंबाई का ताप, एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होने वाली, उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल बन गए। अब बात क्षेत्रफल की आ जाए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। सिंपल क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी ऐसे देख लो,
प्रेशर गुणांक, ठीक है। ठीक है, माना कोई पृष्ठ है, सॉलिड है, सॉलिड, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा ए, ठीक है, उसमें डेल्टा टी, सॉरी ए है, क्या है, ए। माना कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, उसमें डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और बढ़ के वो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, डेल्टा ए हो जाता है। क्या हो जाता है, डेल्टा ए, सॉरी ए प्लस डेल्टा ए हो जाता है, ठीक है, ए प्लस डेल्टा ए हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए और टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि डेल्टा टी। तो डेल्टा ए बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हटा दिया बीटा और ए डेल्टा टी। बीटा बराबर क्या हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, ठीक है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसके बराबर, ए क्षेत्रफल वन मान लिया, डेल्टा टी वन मान लिया, तो डेल्टा ए के बराबर बीटा हो गया। तो किसी वस्तु का, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसके बराबर होगा, उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि के बराबर होगा, जबकि उसकी लंबाई एकांक हो और टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि एकांक हो, ठीक है। एक या कह सकते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही क्या कर लेंगे, उसके आयतन का देख लें, आयतन प्रसार गुणांक, क्या कर लें, आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, वही प्रारंभ में उसका आयतन बी है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है टेम्परेचर, उसका आयतन क्या हो जाता है, डेल्टा बी हो जाता है। तो डेल्टा बी प्रपोर्शनल किसके होता है, बी डेल्टा टी के होता है। तो बस डेल्टा बी बराबर क्या हो गया बेटा, प्रपोर्शनल साइन हटाओ, गामा कांस्टेंट ले लो, बी डेल्टा टी। तो गामा बराबर क्या हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा टी, हो गया नहीं हो गया। बी एकांक वन और जे भी वन मान लो, तो क्या हो गया, किसी भी पृष्ठ का, किसी भी ठोस पृष्ठ का आयतन प्रसार गुणांक किसके बराबर होगा, उसके आयतन में होने वाली वृद्धि के बराबर होगा, जबकि उसका आयतन क्या है, एकांक है और उसमें जो टेम्परेचर वृद्धि की गई वो है 1 डिग्री सेल्सियस अथवा एकांक। या कह सकते हैं किसी भी एकांक आयतन के पृष्ठ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि ही क्या कहलाता है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। देखिए इसमें दूसरी डेफिनेशन ऐसे ही बना सकते हैं इसको हम, एक और तीनों की। देखिए प्रसार गुणांक ये था हमारा, कहाँ गया, चलिए जेरो। अल्फा बराबर क्या था, इसको साफ करता हूँ, अल्फा बराबर क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ठीक है, यही था। यदि किसी भी ठोस की या छड़ की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे एल इंटू जे वन हो गया 1 डिग्री। तो किसी भी छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में, ठीक है, किसी भी पृष्ठ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको वन मान लेंगे, जो डेल्टा बी अपॉन बी क्या हो जाएगा, यानी कि उसके आयतन में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। यानी ये डेफिनेशन आपके ऊपर है किस तरीके से आप बनाते हो, लेकिन फॉर्मूले स्पष्ट होने चाहिए और उनके मन में एक रिलेशन जो होता है क्लियर होना चाहिए। चलिए ओके, थैंक यू। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।